करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। आज हम आपको एक ऐसे क्षेत्र से रूबरू कराने जा रहे हैं जो सच्चाई को उजागर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जी हाँ, फॉरेंसिक साइंस। नमस्कार, मैं ऋषिका सिंह परिहार स्वागत करती हूँ आप सभी का एमपी न्यूज में। आप सब जुड़ चुके हैं एमपी न्यूज के स्पेशल सेगमेंट हेल्थ गुरु में और आज के हेल्थ गुरु हैं डॉक्टर पंकज नीमा, फॉरेंसिक डॉक्टर। वेलकम टू द न्यूज स्टूडियो सर। थैंक यू मैडम। सर, स्टार्टिंग ही ऐसे करते हैं कि फॉरेंसिक साइंस को लेकर के लोगों में इतनी जागरूकता नहीं है, तो सर ये क्या है एक्चुअली, सबसे पहले वो बताइए। मैडम थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा। ये फॉरेंसिक का हमारा जो होता है मेडिसिन पार्ट होता है। जी सर। क्योंकि हम डॉक्टर हैं तो हम मेडिकल पार्ट उसमें प्ले करते हैं। बॉडी से हमारा मतलब बॉडी के साथ उसका एग्जामिनेशन करना, इसलिए हम फॉरेंसिक मेडिसिन वाले कहलाते हैं। जी सर, जी सर। और साइंस वाले पर्सन वो होते हैं जो क्राइम सीन पे जाते हैं या लैब में जो फॉरेंसिक एनालिसिस करते हैं, तो वो फॉरेंसिक साइंस के लोग होते हैं। तो हमारे जो साइंस है, तो हम लोग इसमें यूजुअली ऐसे मेडिकल केसेस होते हैं जिनको लीगल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो होती है, जैसे कि पुलिस हो गया है, कोर्ट है, जहाँ इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे कि कोई एक्सीडेंट केस है, अब हमारे हॉस्पिटल में आया तो हमारा पहला काम होता है कि उसको इलाज करना। जी सर। लेकिन आगे का जो हिस्सा है कि उसकी कानूनी कार्रवाई करना कि भाई एक्सीडेंट हुआ कैसे, या नशे में था, या किसी ने गाड़ी से मारा, या कुछ और उसके साथ इंसिडेंस हुआ, और या कोई आपके पास ऐसी स्थिति में आया जैसे बेहोशी की हालत में, आपको नहीं पता, तो हम ऐसे केसेस की सूचनाओं को पुलिस को देते हैं। तो पुलिस इंक्वायरी करती है। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो हमारे जैसे डॉक्टर उसका पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन भी करते हैं और उसका कॉज ऑफ डेथ की पता करते हैं, कब उसकी मृत्यु हुई वो पता करते हैं, और क्या उसका मैनर रहा है, सुसाइडल था, होमिसाइडल था या एक्सीडेंटल था। तो ये हमारा काम होता है। जी सर, तो फॉरेंसिक मेडिसिन का सर समाज में क्या महत्व है अभी? फॉरेंसिक मेडिसिन अगर हम अपने यहाँ के सिनेरियो में अगर मैं बात करूँ तो ये समाज में बहुत अफेक्टिंग चीज़ है, लेकिन लोग इसको बहुत लाइट लेते हैं या इसको अवॉइड करते हैं। जैसे हमारा जहाँ भी पोस्टमार्टम वार्ड आता है तो लोग डर जाते हैं कि ये पता नहीं डॉक्टर हमारे परिवार के या रिलेटिव की बॉडी के साथ छेड़छाड़ करेंगे, उसके ऑर्गन निकाल लेंगे। लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं है। आपने कई सारे केसेस में सुना होगा कि किसी को क्लेम का मामला है, किसी का कंपनसेशन का मामला है, किसी का मतलब पैसा उसी तभी मिलेगा जब हम अपने एक सर्टिफिकेट पे लिख के देंगे फाइनली कि उसका कॉज ऑफ डेथ क्या है। अगर हम कॉज ऑफ डेथ लिख के नहीं देंगे तो क्या उसको क्लेम कंपनसेशन मिलेगा? हो सकता है वो अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में उसकी डेथ हो। तो सारी चीज़ें हम एनालिसिस करते हैं, लेकिन समाज इन चीज़ों से डरता है, जानता ही नहीं है। वो तो बोलता है हमको पोस्टमार्टम नहीं कराना, हमको कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कराना। तो ऐसा नहीं है। समाज को भी उतना ही आगे आना पड़ेगा, समाज को बताना पड़ेगा। और एक इसमें थोड़ा इमोशनल पॉइंट ये है कि कोई परिवार का सदस्य जो उसके साथ 60 साल 70 साल व्यतीत करता है और कभी उसकी अचानक से डेथ हो जाती है, तो उसको एक बार जानना तो चाहिए कि हमारा परिवार का व्यक्ति मरा कैसे, उसकी डेथ कैसे हुई है। तो उसमें हम लोग रोल प्ले करते हैं और उनको बताते हैं कि आपके व्यक्ति को ऐसा हुआ था। जो यहाँ तक सीमित नहीं रहती। अगर किसी परिवार में किसी को अटैक आया है तो चांसेस होते हैं कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन में भी अटैक आए। तो कम से कम हम लोगों को वार्न भी कर सकते भैया आप उसके बच्चों को संभाल के रखिए, मतलब या उनको प्रिकॉशन लेना चाहिए कि उनको हो सकता है 35 साल 40 साल की उम्र में अटैक आए। और आप तो आज के सिनेरियो में देख ही रहे हो कि 20 साल 25 साल 30 साल में ही लोग चले जाते हैं जी। तो ये हमारा बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन ये जब तक समाज इसको जानेगा नहीं, अवेयरनेस नहीं लाएगा अपने अंदर, तो हम उसमें बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। सर, ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, लेकिन एट द सेम टाइम जो इसे करते हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। सर, आपका रुझान इस क्षेत्र में कब आया? हमारा रुझान आया है कि जब मैं MBBS कर रहा था तो उसमें जब छुट्टियां होती थी तो मैं अपने घर जाता था। मैं एक छोटे से तहसील प्लेस हटा जो दमोह जिले में आता, वहाँ का रहने वाला हूँ जी। तो मेरे को बड़ा शौक था। तो वहाँ जाके जब कैंप लगते थे तो मैं पेशेंटों को इंजेक्शन दवाई सब लोगों के साथ असिस्ट करता था। पोस्टमार्टम होते थे तो मैं कभी परमिशन लेके, जो लॉ एजेंसीज होती हैं उनकी परमिशन लेके मैं जाता था। तो मुझे लगा कि यार ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, जहाँ सिर्फ अपन इलाज करते वो डॉक्टरों से ही एक्सपेक्टेशन करते, लेकिन भाई किसी की कॉज ऑफ डेथ का पता करना है उससे भी ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो तब मेरे दिमाग में आया कि मेरे को कुछ इसमें करना है, समझना है चीज़ों को। तो मैंने उसको बारीकी से लेना चालू किया। और MBBS करने के बाद जब मैं मेडिकल ऑफिसर बना तो मेरे को और क्लिक किया कि हाँ हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, और ये हमारे अंदर नहीं, बहुत सारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं जिनको ये जानने की ज़रूरत है। तो फिर मैंने इस फील्ड में आया और अब मैं अपने इस माध्यम से काफ़ी लोगों को, अब एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से काफ़ी लोगों को सिखाता हूँ कि अपन इसमें कैसे करेक्ट कर सकते हैं, कैसे पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करना चाहिए, कैसे देखना चाहिए। उसके लिए मैं अलग से कोई चार्ज नहीं करता हूँ जी सर, जैसे कि आपने टर्म बोला कॉज ऑफ डेथ, सर इसकी प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है और क्या प्रक्रिया रहती है आगे की? कॉज ऑफ डेथ मैडम क्या होता है कि जब किसी पेशेंट की डेथ होती है, किसी व्यक्ति की डेथ होती है, तो उसमें मतलब ऐसा नहीं होता है कि अपन को मृत्यु का कारण नहीं मिले, कॉज ऑफ डेथ नहीं मिले। और कई बार वो ऐसा होता है कि हॉस्पिटल में 24 घंटे एडमिट रहता है, कभी कभी उससे भी ज़्यादा रहता है, लेकिन उनको क्लियर नहीं होता है कि यार इसकी डेथ कैसे हुई।
तब हम लोग रोल प्ले करते हैं। तो हमको अगर कभी लगता है तो ऐसी परिस्थितियों में हम उसका सैंपल प्रिजर्व करते हैं। ब्लड लगता है तो ब्लड, विसरा लगता है तो विसरा रखते हैं, टिश्यू लगता है तो टिश्यू रखते हैं और संबंधित जगहों पे भेजते हैं जहाँ पे उनकी जांच होती है और उससे हमको उसकी मृत्यु का कारण मिल जाता है। जी सर, पोस्टमार्टम ऐसी प्रक्रिया है सर कि सब डरते भी हैं कहीं ना कहीं, लेकिन सर इस दौरान क्या क्या चीज़ें जानने मिलती है और सर लोगों के मन में इतने मिसकंसेप्शन क्यों बने हुए हैं? इसमें तो हम ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जान लेते हैं। अगर हमको एक शरीर के उससे बाल भी मिल जाता है तो वो भी हमारे काम का रहता है। तो हम बहुत बारीक बारीक चीज़ें जान लेते हैं जो एक किसी व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए ज़रूरी होती है। तो ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हमको नई नई चीज़ें उसमें से निकाल ट्रेस करना। तो बोलते हैं ना कि डेड बॉडी भी बोलती है। हमारा जो साइंस, हमारा जो विज्ञान है वो बोलता है कि हमको उससे बात करने का आइडिया होना चाहिए। तो डेड बॉडी भी बोलती है। तो हम उसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। हमको जब तक उस पर कॉज ऑफ डेथ नहीं मिल जाता, जब तक हम उस बॉडी को उसका पोस्टमार्टम हम करते हैं और उसकी बारीकी वाली चीज़ों को देखते हैं। क्योंकि हमसे काफ़ी लोगों को उम्मीद है, उनके घर वालों को भी उम्मीद रहती है कि हमारा फलाना संबंधी की मृत्यु कैसे हुई होगी। तो सर क्या हर केस में सच्चाई आती ही है सर? ये तो ऑलमोस्ट काफ़ी चांसेस होते हैं कि आ जाती है। जी सर। जी सर, ये चुनौतीपूर्ण भी रहा होगा क्योंकि सर उसमें माइंडसेट, मेंटल हेल्थ और मेंटली चीज़ों को भी प्रिपेयर करनी होती। तो सर जब आप जाते हैं तो, और सर क्योंकि इस फील्ड में ही आने में बहुत मेंटल स्ट्रांग होना पड़ता है, सर उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? चुनौतीपूर्ण तो है क्योंकि चुनौतियाँ यही ख़त्म नहीं होती कि हमने पोस्टमार्टम कर दिया और ख़त्म हो गई। उसके बाद जो लीगल एजेंसीज होती हैं, पुलिस होती है, उनको कभी क्वेरी लगती है तो हमसे क्वेरी करते हैं कि ये इस चीज़ से ये चीज़ हो सकती है, उसकी मृत्यु इस फलाने हथियार से हो सकती है या फिर इसमें कुछ ये वाला एंगल हो सकता है। तो वो यहाँ पे होता है। फिर दूसरा, जब इसका पूरा चालान कोर्ट में सबमिट होते हैं तो हम कोर्ट में जब जाते हैं तो कोर्ट में हमको डिफेंस लॉयर को भी फेस करना होता है, जज साहब को भी फेस करना होता है, जो कि हमसे वहाँ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो शुरुआत कहीं से होती है लेकिन हमको बहुत आगे तक जाना होता है। तो थोड़ा चुनौतीपूर्ण इस सेंस में, तो इसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर अब हो चुके हैं क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो गया है। सर क्योंकि आपने बताया है इतना चुनौतियाँ आती हैं, तो सर कोई ऐसा केस जो सर जानने में हमें बहुत उत्सुकता हो रही है कि क्या क्या चीज़ें आप कैसे वेरीफाई करते, कैसे चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं सर? काफ़ी चुनौतीपूर्ण केस रहे हैं। उसमें से एक केस ऐसा था कि एक यंग गर्ल थी 16-17 ईयर की, तो वो उसकी बॉडी नेकेड कंडीशन में मिली थी और वहाँ पूरा शासन प्रशासन हिल जाता है। जब किसी महिला के साथ या किसी लड़की के साथ कुछ ऐसे अपराध होते हैं तो पूरा शासन प्रशासन हिल जाता है और पूरा शासन प्रशासन हमारे मोर्चरी के अंदर ही बैठा हुआ था कि डॉक्टर साहब आप बताइए, क्योंकि हमको बाहर बहुत सारे लोगों को जवाब देना है। तब हमारी जांच में पता चला कि उसकी मृत्यु जो है उसके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है। वो हमारे जांच में हमने देखा था कि उसके साथ कोई फोर्सफुल ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो सबसे बड़ा एंगल यही होता है कि उसके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट तो नहीं हुआ है। तो वो हमने उनको बताया तो उनको भी तसल्ली हुई कि चलो बताएं। उसके बाद हमने उसका कॉज ऑफ डेथ बताया। वो भी थोड़ा ट्रिकी था पता करना, क्राइम सीन पे भी जाना पड़ा मुझे और वहाँ पे उसके जो पेट के अंदर फूड पार्टिकल्स मिले थे उससे पता चला था कि ये इसने जहाँ जहाँ खाए उनकी भी इंक्वायरी करो। तो पता चला कि जो 2 जगह गई थी तो वहाँ पे जब इंक्वायरी हुई पुलिस वालों ने सख्ती से पेश आए उनके सामने, तो उन्होंने अपराध कबूल किया था कि मैंने ही इसको मारा था और इसकी डायरेक्शन बिगाड़ने के लिए इसको नेकेड कंडीशन में हमने उसको वहाँ छोड़ा था ताकि लोग सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में नहीं सोचें। जी सर, ये बहुत गहराई वाला केस था कि सिचुएशन कुछ और थी और सर सिम्टम्स कुछ और दिख रहे थे हमें, लेकिन केस कुछ और निकला। सर वैसे ही हम वेब सीरीज़ देखते हैं, आजकल की मूवीज़ देखते हैं सर, उसमें भी कहीं ना कहीं रिसर्च पूरी दिखाई जाती है और कहीं ना कहीं इस चीज़ को बहुत बढ़ चढ़ के भी दिखाया जाता है। सर आपको क्या लगता है कि ये बढ़ चढ़ के दिखाया जाता है या सर ये मिलता जुलता कुछ है? अब देखो, वेब सीरीज़ है, उनको तो अपना काम 2 घंटे 3 घंटे में ख़त्म करना है। जी सर, जी सर। और ये मैं नहीं जानता हूँ, ये तो आप सभी लोग जो बैठे हुए हैं सभी लोग जानते हैं कि 2-3 घंटे में कुछ नहीं होता, इवन 2-3 महीने में भी कुछ नहीं होता है। ये कानूनी प्रक्रिया है, बहुत सारे लोगों से एविडेंस कलेक्ट करने होते हैं। हम एविडेंस के चेन का एक पार्ट होते हैं। पुलिस अपनी इंक्वायरी करती है, हम पोस्टमार्टम करके अपना एविडेंस देते हैं। जिस डॉक्टर ने उसका इंजरी एग्जामिनेशन MLC करी है प्राइमरी, जिसने देखा वो एक एविडेंस होता है, जिस डॉक्टर ने इलाज किया वो एक एविडेंस होता है, फिर जो आदमी वहाँ क्राइम सीन पे मौजूद रहा है वो एक एविडेंस होता है, और उसके परिवार वाले। तो ऐसे बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट होते हैं। उसके बेसिस पे फिर जज साहब अपना ओपिनियन देते हैं, सबसे क्रॉस एग्जामिनेशन भी होता है। तो बहुत लंबी चेन होती है, तो ऐसा चलता रहता है। सर एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी बढ़ता जा रहा है, दिनों दिन टेक के मामले में चीज़ें बढ़ रही हैं, मशीन्स आ रही हैं, AI बढ़ रहा है। इस दौरान सर आपको क्या लगता है कि फॉरेंसिक में अभी कितनी ग्रोथ हुई है? देखो, अभी टेक्नोलॉजी की बात करें तो जैसे हमारे यहाँ पे जो रेडियोलॉजिकल ऑटोप्सी है, वर्चुअल ऑटोप्सी जिसको बोलते हैं, उसमें क्या है कि
अभी ये एक्सपेरिमेंट चालू हुए हैं, लेकिन अभी मूल रूप से सभी जगहों पर होना चालू नहीं हुए हैं। उसमें क्या है कि आपको बॉडी को चीरना फाड़ना नहीं होगा, उसमें आपकी बॉडी का सीटी स्कैन होगा, MRI होगी, उसके बेसिस पे हमको पता चलेगा। तो कुछ चीज़ों में कारगर हैं जिनको बॉडी में इंजुरी है, लेकिन किसी ने पॉइजन खाया है तो वो CT MRI से हम पता नहीं लगा सकते हैं। तो जैसे एम्स दिल्ली हो गया और तो ऐसे 1-2 इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे ये चीज़ शुरू हुई है, लेकिन अभी मूल रूप से प्रैक्टिस में नहीं आई है। इसलिए जब प्रैक्टिस में आएगी तो बहुत एडवांस मिलेगा, लोगों में डर खत्म होगा कि हमारी बॉडी के साथ छेड़छाड़ करेंगे, ऑर्गन निकालेंगे। तो ये बहुत अच्छा विषय होगा अगर ये आगे चल के आए। और सरकार ने वैसे बहुत इसमें सपोर्ट भी कर रही है, बहुत सारी FSL लैब खोलने का बोला है हर जिले में। जैसे मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं ऐसे उन्होंने बोला है कि एक FSL लैब भी होनी चाहिए। जी सर। तो ये अच्छा चल रहा है, आगे चल के इसके बहुत फ़ायदे होंगे। तो सर उसमें जैसे कि अब हम देख रहे हैं सर, भारत एक देश है, अब सर फॉरेंसिक मेडिसिन के अंदर क्या क्या अभी बढ़ोतरी होनी चाहिए? क्या आप एक डॉक्टर होने के नाते किस चीज़ में आप, टेक्नोलॉजी के मामले में हो गई सर, पॉलिटिकली बहुत चीज़ें हो गई, इकोनॉमिकली, तो सर आप क्या चाहते हैं कि ये बढ़ जाए? ये तो बिगनिंग से ही मुझे लगता है कि जब मेडिको लीगल अवेयरनेस, इसके लिए मैंने बहुत फोर्स किया है। मैं तो अपने लेक्चर में ही बोलता हूँ, बच्चों को बोलता हूँ, कभी समाज में बोलने का मौका मिलता है कि आपको भी अवेयर होना चाहिए। कि मतलब अवेयर होने का मतलब ये है कि हम पोस्टमार्टम क्यों कर रहे हैं वो पता होना चाहिए हमको। कोई मस्ती मजाक वाला काम नहीं, किसी के परिवार की, किसी की मदर है, किसी का बेटा उसकी बॉडी को फाड़े और हमको बड़ा मजा आ रहा है, ऐसा नहीं है। हम क्यों काम कर रहे हैं लोगों को पता होना चाहिए, हंगामा उस स्टेज में नहीं होना चाहिए। बहुत ये सीरियस इशू होता है, तो लोगों को उतना साइलेंट होना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए। तो जब ऐसी चीज़ें होंगी तो फिर काम इजी होगा। रही टेक्नोलॉजी, ये आपका टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन जी सर, हाँ, मतलब अलग अलग एक्सपेक्ट्स में हो गया कि टेक्नोलॉजी का आप बता सकते हैं। सर आपने बताया कि अभी एनवायरनमेंट में क्या होना चाहिए, कि उनको कंसेप्शन जो है वो हटने चाहिए, मिसकंसेप्शन, और उन्हें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या है। सर टेक्नोलॉजी के मामले में हो गया, इकोनॉमिकली क्या आप चाहते हैं कि भारत में आगे बढ़े इस फॉरेंसिक मेडिसिन? इसके लिए लोग, मतलब पब्लिक को भी समझना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए कि लोगों को समय मिलना चाहिए। हमको जैसे पोस्टमार्टम करना तो प्रेशर नहीं होना चाहिए, कभी होता तो नहीं है, फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसको जल्दी करो, इसको जल्दी देखो, नहीं, उसको आप टाइम दो, 2 घंटे लगे 2 घंटे, 3 घंटे लगे 3 घंटे, क्योंकि जो आदमी मृत व्यक्ति है उसको हमको न्याय दिलाना, उसको न्याय दिलाने का काम तो हम ही कर सकते हैं, कोई और तो कर नहीं सकता है। तो उसके लिए अगर हम न्याय दिला रहे हैं, जो आदमी इतने साल ज़मीन पर रहा है और उसको हम 2 घंटे 3 घंटे अपने साथ रख के और उसकी जाँच करके अगर उसमें जस्टिस में काम आ रहा है, तो उसके लिए किसी को का प्रेशर नहीं होना चाहिए। और थोड़ा सा जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह, इंस्ट्रूमेंटेशन, अभी मैंने बहुत सारे पेरीफेरी में देखा, इवन मैं भी कई जगहों पे जाता देखते थे कि हमारे पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं है और कई डॉक्टरों के पास नहीं है, तो वो अच्छे से ओपन नहीं होंगी तो बॉडी में विकृति आएगी। जब उसको अपन परिवार वालों को देंगे तो एक डर का माहौल होता है। तो सारी चीज़ों में एडवांसमेंट होना चाहिए, अच्छे इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, प्रॉपर टाइम होना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर, ऐसा होना चाहिए। तो फिर हमारा काफ़ी ग्रोथ होगी, लोगों को जस्टिस मिलेगा। जैसे कि डॉक्टर साहब ने पहले ही बताया कि पोस्टमार्टम कोई भी मजाक में नहीं करता है, उसके पीछे का माइंडसेट होता है, उसकी चीज़ें के पीछे की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जानना होता है। सर कई परिवार ऐसे होते हैं जो पोस्टमार्टम कराना ही नहीं चाहते, उनको लगता है कि बॉडी की चीर फाड़ हो जाएगी और उसके बाद कुछ मिलेगा नहीं। सर ये कितना ज़रूरी है आज उन परिवारों का माइंडसेट बदलने के लिए? ये तो मैडम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने कई मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल के CMOs जो होते हैं, जो कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर होते हैं, इमरजेंसी प्रैक्टिस करते हैं, तो वो देखते हैं कि यार हमारे पास सारे पेशेंट आए, कोई जहर भी खा लिया, किसी का कुछ हो गया, बोले हमको पोस्टमार्टम नहीं कराना। तो पहली बात तो हम डॉक्टर हैं, तो हम किसी को, हमारा काम पोस्टमार्टम कराना नहीं कराना हम डिसाइड नहीं करते हैं, डिसाइड करते हैं पुलिस। हम संबंधित थाने को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि फलाने व्यक्ति ने जहर खा लिया है, आप आगे इसकी इन्वेस्टिगेशन करो। लेकिन वहाँ पे माहौल ये बन जाता है कि वो, उनको लगता है कि डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी, मतलब उनको पोस्टमार्टम कराना है। तो इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता, रोल होता है पुलिस का। हमारा काम रहता है सिर्फ सूचना देने का, और ऐसे में कोई परिस्थितियाँ बिगड़ती हैं तो पुलिस वाले ही आके हैंडल करते हैं, कई जगहों पे हैंडल नहीं कर पाती। लेकिन ये मेरा मैसेज है उनके लिए कि पुलिस वालों को फ्रंट में आके खड़े होना चाहिए, क्योंकि हम हेल्थ वरियर है, हम लोगों ने काम उसमें करते हैं, हेल्थ वाले डिपार्टमेंट से हैं, तो पुलिस को फ्रंट में आना चाहिए, क्योंकि उनका काम ही है। अगर हम किसी, कोई हमसे बहस करे, हम झगड़ा करें, तो फिर मतलब ही क्या हुआ? तो पुलिस को बीच में आके ही करना चाहिए। सर ऐसा कभी केस हुआ हो आपके साथ? कई बार हुआ मैडम, और कई बार तो ऐसी कंडीशन आई कि मतलब मारापीटी की कंडीशन आ जाती है। कोई CMO को धमकाता है कि अगर हमारे, एक आया था, मैं उसका किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक केस अभी तकरीबन 4 से 5 महीने हो गए, तो CMO साहब ने देखा कि एक 50 साल की महिला, 50 साल बहुत ज़्यादा एज नहीं होती, 50 साल मतलब कम एज की मानी जाएगी, और उसमें ब्रॉड डेड मृत अवस्था में हॉस्पिटल में आई। तो डॉक्टर को लगा कि हमको पुलिस को सूचना देनी चाहिए, तो उसने पुलिस को सूचना दी। फिर पुलिस वाले
और परिवार वालों को इतना इशू हुआ उसमें उसके लड़के को कि हमारी माँ की सूचना दी, उसका पोस्टमार्टम होगा, मतलब फिर आग लगाने वाले लोग तो बहुत सारे होते हैं। जी सर। उन्होंने बता दिया पोस्टमार्टम होगा और ये डॉक्टर जो बैठा है इसने तुम्हारा पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो उस लड़के का सीधे डराने के उसने थ्रेटन किया था हमारे डॉक्टर को कि अगर इस हमारी माँ को जितने टाँके लगेंगे, जितने चीरे लगेंगे, हम तुम्हारी बॉडी में उतने ही चीरे लगवाएंगे, ऐसे करके। तो ये एक कंडीशन, ये तो मैं एक केस बता रहा हूँ, तो ऐसे आए दिन होते रहते हैं। अगर ऐसी परिस्थिति का माहौल रहा, डर का माहौल रहा, तो फिर हमको दिक्कत आती है। तो थोड़ा सा ऐसे शासन प्रशासन को सोचना चाहिए इस बारे में। जी सर। सर अब आपने ऐसे बताया किसी भी केस को सुलझाने में सर फॉरेंसिक मेडिसिन की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, और सर वो भूमिका कोर्ट में भी दिखती है और वो भूमिका पुलिस और पूरी इन्वेस्टिगेशन में दिखती है। सर आप एक ब्रिज गैप के रोल में काम करते हैं, तो सर क्या लगता है और कैसे ये दोनों ब्रिज के बीच की जो मेंटेनेंस है वो आप मेंटेन कर पाते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या होता है, ये समय के साथ जैसे हम काम करते हैं तो एक मैच्योरिटी आती है मैडम, तो ये गैप नहीं होना चाहिए। जैसे अगर पुलिस को लगता है कि जब पुलिस वाले बॉडी लेके आते हैं तो हमारा हेल्दी कोऑर्डिनेशन, जो उसका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जांच करता अधिकारी है, उसको प्रॉपर जो डॉक्टर है उससे मिलना चाहिए, बताना चाहिए डॉक्टर साहब इसकी बॉडी को हम फलानी जगह से लाए हैं और उसमें हमको क्राइम सीन पे ऐसे ऐसे चीज़ें मिली। उस डॉक्टर साहब को उसको जो पोस्टमार्टम कर रहा है उसको फ़ोटो भी देना चाहिए कि ये हमको ऐसा मिला है और इसमें हमको ये डाउट लग रहा है। वो अपना पंचनामा बना के देता है तो उसमें लिखता है कि हमारी राय में हमको लग रहा है इस चीज़ से उसकी डेथ हुई है, फिर भी हम फाइनल पता करने के लिए आपके पास बॉडी को भेज रहे हैं। तो इसमें हमारे बीच में अगर जितना हेल्दी कोऑर्डिनेशन रहेगा उतना अच्छा सामने वाले को जस्टिस मिलेगा, ठीक है ना। अगर हमारा पुलिस वाले आए, फॉर्म भर के चले गए, हमसे मिले ही नहीं, पता पड़ा कि उसमें कुछ हमको अनयूजुअल चीज़ें मिल गई, तो फिर हम किसको बताएंगे? तो एक हेल्दी कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी, पुलिस के बीच में, डॉक्टर के बीच में, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को, तो मैं बहुत स्ट्रिक्टली बोलूँगा। सर आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इस स्ट्रीम में जब आते हैं तो सर क्या आप उनको टिप्स देना चाहते हैं, और एट द सेम टाइम किस चीज़ को आपको अभी कमी लग रही है कि ये कमी है अभी इसकी जनरेशन में? अभी क्या है मैडम, जैसे आपने सुना होगा हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं और बहुत सारी सीट्स भी बढ़ रही हैं। पहले 100-150 सीट्स हुआ करती थी, अब 250 भी हो गई कई जगहों पे सीट्स, और जहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं वहाँ पे आते जा रहे हैं। और पीजी कोर्सेज भी बढ़ रहे हैं, फॉरेंसिक मेडिसिन की एक्सपर्टाइज भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो मेरा जहाँ तक ये मानना है, और एक मैं जो सोचता हूँ अपना मैसेज भी आगे करना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से, कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक मेडिको लीगल ऑफिसर होना चाहिए जो कि सारे मेडिको लीगल केस हैंडल करेगा, ठीक है। अगर आप सोचिए जिन लोगों ने कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं है और वो लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, एमएससी करते हैं, उनको भी नहीं पता रहता और वो भी डरते हैं, बचते हैं कि भाई हमको कानून के चक्कर में नहीं पड़ना। अभी आप पेरीफेरी के कई डॉक्टरों से पूछिए तो वो डरते हैं कि हमको इनके चक्कर में नहीं पड़ना, लेकिन हम चूँकि उसके यूज टू हैं, हमको पता है कि हमको कैसे चीज़ करनी है, ऑटोप्सी कैसे करना है, ओपिनियन कैसे देना, रिपोर्ट कैसे फ्रेम करनी। तो हमारे जैसे डॉक्टर हर जगहों पर होने चाहिए। सर हम देखते हैं सर, कहते हुए सुनते हुए सबको, कि डॉक्टर का जब इमोशनल चीज़ें होती है, जब अपने परिवार में ही कुछ चीज़ कंडक्ट करनी रहती है तो उन्हें इमोशनल और मेंटल स्टेट दोनों को संभाल के रखना पड़ता है। सर कभी आपके साथ हुआ कि आपके परिवार के या आपके कोई करीबी का आपको करना हुआ चीज़ें जो रहती हैं? हाँ बिल्कुल, आज से तकरीबन लास्ट जनवरी की बात है, एक मेरे बहुत करीबी थे जो हमारे मॉर्चुरी के सुपरवाइज़र थे तो किसी व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो उनकी बॉडी को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था, क्योंकि जिनके साथ 24 घंटे रहना, उठना बैठना, खाना पीना, तो उनके बॉडी को खोलने का कैसे सोच सकता है, मतलब वो उम्मीद ही नहीं कर सकता। तो चूँकि मैं थोड़ा सा मेंटली इमोशनली स्ट्रॉन्ग बोल सकते हो, तो फिर मैंने जाके इनिशिएट किया और मैंने सारा जो हम प्रैक्टिस करते हैं सारी मैंने प्रैक्टिस करी, प्रॉपरली एग्जामिनेशन किया और फिर बॉडी को हैंड ओवर किया रिलेटिव को। तो काफ़ी उस समय दर्द मेरे को भी था, लेकिन अब क्या करो, काम ही अपना, तो अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा जी। तो आज हमने बहुत कुछ जाना, सीखा और उस चीज़ की गहराई में जा कर के जाना कि पोस्टमार्टम सिर्फ मजाक नहीं है, ये एक प्रक्रिया है जो कि बहुत ज़रूरी है। वहीं एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी को लेकर के जाना और कितनी इमोशनल और मेंटल हेल्थ दोनों को बराबर रखना पड़ता है जिससे इस फील्ड में हम आगे बढ़ सकें। साथ ही हमने एक ब्रिज की बात की जो कि प्रशासन और साथ साथ सरकार और कोर्ट सबके साथ मिलके एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, ताकि जो सर की फॉरेंसिक मेडिसिन वाली जो स्ट्रीम है वो बढ़ती रहे और हम जैसे जो लोग हैं वो इसके बारे में जागरूक होते रहें। आपका अगर कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और भी ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज़ के साथ।